तो यह प्रश्नावली 3.5 का आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर ये देखिए, जिसमें ये प्रश्न 1 का ये जो जितना भी प्रश्न है उन सभी को, और ये 2 नंबर का पहला प्रश्न, इन सभी को हल कर दिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे के प्रश्न को देखिएगा। तो फिलहाल इसमें 2 नंबर से जो ये 1 का प्रश्न है इसको हल कर दिए हैं, और 2 का दूसरा नंबर के प्रश्न से आगे का हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो में क्या चीज़ पसंद नहीं आया है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, आगे को प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए आगे का प्रश्न क्या है, यहीं से थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहीं से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, हाँ आप देखिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है। तो आपने इसका पहला प्रश्न जो था इसका 1 नंबर का, उसको नहीं देखें तो फिर इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप पहले जाकर उसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए इसमें कंडीशन क्या दिया है, तो ऐसा रैखिक समीकरण युग्म होना चाहिए जिसका कोई हल नहीं है। तो वो किस कंडीशन में होता है, तो आपको वो सारणी याद होगा जो पेज नंबर 51 में होगा, जो पहले ही बता दिए इससे पहले की वीडियो में। तो वो आपको तो याद होगा ही, जो 3.2 वाला जो है, तो वही आपको याद होना चाहिए। रैखिक समीकरण, संगत, युग्म, असंगत, अनेक हल वाला, वो वाला सारणी याद होना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर कोई हल नहीं होने की स्थिति बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे को हल करेंगे। यहाँ पर ये 2 नंबर का है, यानी दूसरा का दूसरा। चलिए, तो यहाँ पर समीकरण है 3x + y बराबर का 2 है, और दूसरा समीकरण है 2k - 1 x और प्लस k - 1 y। अब बराबर क्या दिया है, 2k + 1। तो ये समीकरण हमारे पास दिया है। अब देखिए, जब भी इस तरीके के समीकरण आए तो सबसे पहले आपको देखना है, देखिए इसका व्यापक रूप क्या है, ये पहले वीडियो में भी बताए हैं। तो इस रूप में आपको लाना है, ax + by और प्लस c बराबर 0। ये होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट परीक्षा में पूछ देता है इसी तरीके से, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है। ये है, तो इस रूप में पहले समीकरण को बदल लेंगे, क्योंकि देखिए बराबर की साइड 0 रहना चाहिए और सारा अंक इधर रहना चाहिए। यहाँ पर करेंगे वही, तो 3x + का y अब बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। सॉरी, बराबर 2 नहीं, -2, इसको इस साइड लेंगे तो -2 बराबर 0। अब इसी तरीके से 2k - 1 x तो x प्लस k - 1, और यहाँ पर y है तो y, और ये जो है इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर लेकिन ब्रैकेट लगाना है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लगाकर फिर माइनस लगाएंगे। अगर माइनस नहीं लगाएंगे ब्रैकेट लगाकर, तो ये डायरेक्ट इस 2k में माइनस लगेगा, लेकिन ये जो चिन्ह है इसमें क्रिया तो होगा नहीं। तो इसलिए इसको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको ब्रैकेट लगाना है। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका a1 a2 का मान निकालेंगे। यहाँ पर a1 का मान क्या है इसको देख लेते हैं। तो a1 का मान x का गुणांक यानी 3, b1 का मान y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। इसी तरीके से c1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास -2 हो जाएगा। चलिए -2। अब क्या करेंगे, a2 का मान। अब देखिए a2 का मान क्या होगा, इसमें देखने में तो ये भी थोड़ा सा गंदा लग रहा है, कितना बड़ा है क्या है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो है x का गुणांक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा। क्योंकि हम मान किसके आधार पर लेते हैं, a1 a2 का मान x के और y के गुणांक के आधार पर। तो यहाँ पर x का गुणांक है 2k - 1, तो 2k और -1 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास आया। और फिर b2 का मान, तो y का गुणांक k - 1 है, और c2 का मान, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, c2 का मान -2k और +1। तो ये हमने पूरा लिख लिया है। अब देखिए वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये बोल रहा है युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होना चाहिए। तो कोई हल नहीं होने की स्थिति क्या होता है, कोई हल ना होने की शर्त, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होता है, इसका होता है a1/a2 होना चाहिए और बराबर होना चाहिए b1/b2।
अब बराबर नहीं होना चाहिए क्या, C1/C2, यही कंडीशन है। इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर हम A1/A2 को लिखेंगे, तो A1/A2 क्या है, A1 का मान है 3, चलिए 3 लिख लेंगे, और बट्टे A2 का मान क्या है, तो A2 का मान 2k-1 है, तो 2k-1 है, बराबर B1 का मान क्या है, तो 1 है, B2 का मान क्या है, k-1 है, तो k-1, और यहाँ पर देखिए C1 का मान क्या है, तो C1 का मान -2 है, तो -2, और C2 का मान, तो माइनस है, पहले माइनस लगा लेते हैं, उसके बाद 2k+1 है। चलिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये माइनस से माइनस पहले काट देंगे। अब देखिए आप इससे हमको मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसके बराबर ये है ही नहीं, तो इससे हमको मतलब नहीं रहेगा, इसी से हमारा k का मान निकल जाएगा। तो k का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो k का मान निकाल लेंगे। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अब बट्टे 2k-1 बराबर 1 और बट्टे k-1। चलिए यहाँ तक आ गए। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3k और -3 आ जाएगा, बराबर फिर इसको इससे करेंगे तो 2k और -1 आ जाएगा। तो अब जो k वाले को एक साइड रख लेते हैं, 3k, और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2k, बराबर यहाँ पर क्या है, -1 है, और ये -3 को इस साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा +3। तो अब हमारे पास यहाँ देखिए 3k है +2k -, तो यहाँ पर डायरेक्ट k बच जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, k का मान निकल गया। इससे तो हमको मतलब है नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर है ही नहीं, तो हम किसके बराबर में इसको रखेंगे, किसी के बराबर है ही नहीं। तो ये हमारा k का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो अब देखिए हमारा 1 का आंसर यही आ गया। अब 2 नंबर का जो प्रश्न है, अगला प्रश्न उसको देख लीजिए, 3 नंबर का है। देखिए ये प्रश्न भी कुछ है नहीं, ये तो बिल्कुल आप लोग कहाँ से बनाते आ रहे हैं, तो पता ही है आपको। यहाँ पर देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? चलिए ये तो आपके ऊपर है किसको मानते हैं, जो आपको आसान से बन जाएगा उसी को मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 समीकरण दिया है, इसको क्या करना है, वज्र गुणन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से करना है। पहले इसको प्रतिस्थापन से कर लेते हैं, फिर इसको वज्र गुणन विधि से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो समीकरण दिया है, पहले उस समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का समीकरण है 8x + 5y = 9 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा समीकरण 3x + 2y = 4 है। तो ये हमारे पास दोनों समीकरण है। इसको प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हल करेंगे, या तो x का या y का किसी का भी मान एक तरफ रख लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। चलिए तो यहाँ पर ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, तो जिससे हमको छोटा मान दिख रहा है इसमें, उसी से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, 2y छोटा दिख रहा है, तो इसमें से या तो किसी में से भी निकाल सकते थे। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। चलिए ये है 1, तो समीकरण 2 में से क्या करते हैं, ये 1 है, समीकरण 2 में से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, ये 2y को इस साइड भेजेंगे तो -2y हो जाएगा, और x का मान निकालना है हमको, तो यहाँ पर 4 - 2y। आप चाहे तो इधर से भी x का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है 3x, और डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, ये जो इसका गुणांक है इसको इस बट्टे में भेज देंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप समीकरण हम 3 मान लेते हैं। चलिए, और ये जो x का मान निकला है, अगर इसको हम समीकरण 2 से निकालें तो इसको समीकरण 1 में रखेंगे, उसमें नहीं रखेंगे। चलिए, तो x का प्रतिस्थापन विधि कितना दिन से बनाते आ रहे हैं, x का मान समीकरण क्या करेंगे, 1 में रख लेंगे। 1 में रखने पर चलिए, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, तो ये है 8x और +5y = 9 है। चलिए, अब इसके बाद x का मान रखना है, तो 8 है तो 8, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर इसका मान क्या है, तो यहाँ पर है 4 - 2y और बट्टे का 3 है। तो ये हमने x का मान रख दिया, और उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण में इसके बाद फिर बचा है 5y। तो चलिए 5y = 9। चलिए यहाँ तक आ गए। अब क्या देखिए, सबसे पहले अगर ये और ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो इसको 8 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, और -8 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर 16y आ जाएगा, और बट्टे में 3, और प्लस यहाँ पर 5y और बराबर 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या करना है, सबसे पहले इसका LCM ले लेना है।
जब ये दोनों आ गया तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम मान लेते हैं 3 आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे 3, ये डायरेक्ट यही उतर जाएगा, एक बार में लग रहा है तो माइनस का 16y और प्लस है तो प्लस, और यहाँ ये 3 बार में कटेगा यानी 5 तियक 15 हो जाएगा, 15y और बराबर का कितना आ गया 9 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस का 16y है और यहाँ पर क्या है प्लस का 15, तो यहाँ पर माइनस का क्या बच जाएगा y। तो चलिए इस समीकरण को आगे पेज पर लिख लेते जो है, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा पहले 32 है तो चलिए 32 लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर माइनस का y बच जाएगा और बटे में कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा और बराबर 9। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा क्या 32 है तो 32 माइनस y, एक को करेंगे तो वही उतर जाएगा, फिर इसको 9 को करेंगे किससे 3 से, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। चलिए 27, तो यहाँ पर माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा 27 और ये जो 32 है प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, फिर माइनस का y बराबर, अगर 27 में से ये 32 में से 27 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे, बड़ा चिन्ह यानी माइनस का है तो 32, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 12 यानी 32 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास y का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब देखिए y का मान निकल गया, तो इस y के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में रख सकते हैं, तो इसको 3 में रख लेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 क्या है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए 3 है हमारे पास, समीकरण 3 कहाँ पर है, हाँ तो समीकरण 3 यानी x का मान जो निकालें तो यह है x बराबर 4 माइनस 2y और बटे का 3 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास x है तो चलिए x बराबर 4 माइनस 2 और y का मान कितना निकला है 5 निकला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 से गुना हो जाएगा ये पर, यहाँ पर 3 है तो 3। अब x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 और 2 माइनस का है 5 यानी माइनस का 10 हो जाएगा गुना होकर, यहाँ पर 3 बच जाएगा बटे का। अब देखिए यहाँ पर x है तो x और माइनस का कितना है 10 प्लस का 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6 और बटे का कितना आ जाएगा माइनस का 6 और बटे का 2, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे ये कटेगा, सॉरी यहाँ पर 3 है तो 3 से कटेगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो यानी x का मान हमारा कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। चलिए इसको हम क्या करते हैं जांच भी कर लेते हैं ये सही है या नहीं, तो इस x और y का मान जो निकला है इसको हम किसी भी समीकरण में रखकर जांच कर सकते हैं। तो समीकरण 3 2 1 यानी इसको मान लेते हैं समीकरण 3 में ही रख लेते हैं। चलिए तो समीकरण 3 क्या है x बराबर 4 माइनस 2y बट्टे का 3, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो वो बराबर है तो बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान माइनस का 2 निकला है तो माइनस का 2 रख देंगे और 4 है तो 4 माइनस 2 अगुना, y का मान हमारे पास कितना है 5 है, चलिए 5 और बट्टे का कितना है 3 तो 3, तो यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2 और बराबर 4 है तो 4, अब 5 को क्या 2 को क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का 10 और बट्टे का 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 और बराबर, यहाँ पर देखिए घट जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा बट्टे का 3, ये और ये कट जाएगा तो माइनस 2 और बराबर क्या आ गया माइनस 2, यानी हमारा समीकरण क्या है बिल्कुल ही सही है। तो ये हमारा क्या हो गया और 3 नंबर का भी हल हो गया। अभी 3 नंबर का हल पूरी तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि इसको क्या करेंगे आप वज्र गुणन विधि से भी इसको हल करना है, तो चलिए इसको वज्र गुणन विधि से भी हल कर लेते हैं। चलिए तो आप पहले एक बार समीकरण लिख लेते हैं इसका क्या है, फिर वज्र गुणन विधि से करेंगे। तो इसका समीकरण है 8x प्लस 5y और बराबर का 9 है। और दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है तो ये है 3x प्लस 2y और बराबर 4 है। तो ये हमारे पास दोनों समीकरण है। तो इसको सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, इसको इस साइड लाना है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट ला लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कमी है, तो ये माइनस का 9 आ गया बराबर 0 कर देते हैं। चलिए ये भी माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया, ये 0 हो गया, तो हमारे पास समीकरण आ गया। अब वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, हमको a1 a2 और b1 बटे b2 का मान निकालना है। a1 बराबर हमके कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, b1 का मान y का गुणांक 5 आ जाएगा, c1 का मान माइनस का 9 आ जाएगा,
इसी तरीके से A2 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, B2 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप समझ चुके हैं तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, C2 का मान माइनस का 4। अब ये हो गया। तो आप लोग को एक सूत्र बताए थे, किस तरीके से याद करने के लिए बताए थे। अब वज्र गुणन विधि लिख सकते हैं, वज्र गुणन विधि। चलिए वज्र गुणन विधि। अभी देखिए एक सूत्र बताए थे आपको किस तरीके से, तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सूत्र बताए थे, सबसे पहले आपको यहाँ पर x लिखना है और बटा लगा देना है, बराबर यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर भी बटा लगा देना है और बराबर 1 लिखना है, बटा लगा देना है। उसके बाद क्या पिछले वीडियो में बताए थे। अब उसके बाद आपको इतना याद रखना है BC माइनस का BC, और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है CA और माइनस का CA। और फिर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है AB और माइनस का A और B। इसका सूत्र इस तरीके से याद कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद 12 21 12 21 लिखते जाइए, 21 12 21 फिर 12 21। चलिए यहाँ पर 12 21 ये आ गया हमारे पास। अब ये जो समीकरण आया है इसको क्या करेंगे, इसी पर हल करेंगे। चलिए पहले x है तो x को लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर B1 और B1 का मान आप देखिए, यहाँ से आप बस मान बैठाते जाना है। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, A1 का मान यहाँ पर B1 का मान खोजना है। तो B1 का मान 5 है, तो 5 और इन दोनों के बीच में गुना होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर C2 का मान C2 यहाँ से माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4, फिर यहाँ पर ये सूत्र वाला माइनस है, फिर B2 का मान 2 है तो 2। इसको ध्यान से आपको माइनस प्लस सारा कुछ यहाँ देख लीजिए, ध्यान से देना है, उसके बाद आपको ठीक ही रहेगा। उसके बाद C1 का मान यह है माइनस का 9 गुना माइनस का 9। चलिए अब बराबर यहाँ पर क्या आएगा y और बटा। अब यहाँ देखिए C1 का मान क्या है, तुम्हारे पास C1 का मान माइनस का 9 है और गुना A2 का मान 3 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस सूत्र वाला माइनस और उसके बाद C2 का मान, देखिए C2 का मान क्या है, C2 यानी माइनस का 4 है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस आ गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस का 4 और गुना C1 का मान। तो C1 का मान यानी कि माइनस का 9 है, A1 का मान होगा, A1 का मान 8 है, 8। चलिए ये आ गया। अब बराबर यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्या है A1 का मान, तो A1 का मान 8 है और B1 का मान यानी B2 का मान, तो B2 का मान 2 है तो गुना 2 और माइनस, और उसके बाद A1 8 है, फिर से A1 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 21 ना होगा। तो A2 का मान 3 है। चलिए A2 का मान 3 और गुना B1 का मान, तो B1 का मान यानी 5 हो जाएगा। चलिए 5। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, बस इसको गुना कर लेना है। देखिए एक बार यहीं पर बता देते हैं, अगर 5 को 4 से गुना करेंगे माइनस का 20 आएगा। और फिर ये देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 9 को 2 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस का 18 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो 9 तिया 27 माइनस का आएगा, और फिर ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32। इसी तरीके से 8 दूना 16, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस है, 5 तिया 15, इस तरीके से आएगा। तो इसको हम आगे के पेज पर करते हैं। चलिए तो आगे का जो है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले x को तो लिखना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है माइनस का 20, वो तो गुना मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस तरीके से करना है, प्लस का 18। चलिए और उसके बाद बराबर है तो बराबर y और बट्टे का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 27 और प्लस का 32। चलिए अब बराबर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 16 और माइनस का 15। चलिए 16 और माइनस का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सारा कुछ सही है, सारा कुछ सही है। यहाँ पर देख लेते थोड़ा सा, हाँ ठीक है, फिर तो यहाँ ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस यही रहेगा। 20 है माइनस का, प्लस का 18 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब यहाँ पर क्या है, y है तो y लिख लेंगे, और बट्टे यहाँ पर माइनस का 27 है, प्लस का 32 है, तो यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, और बराबर
यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और बट्टे का 1 आ जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे, एक बार ये जो 1/1 आया है इसके बराबर करेंगे, एक बार फिर इसके बराबर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। -2 है तो -2, अब बराबर एक बार इसको करेंगे इसके बराबर तो 1/2, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x और बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर -2 आ गया। अब एक बार इसके बराबर करेंगे, तो चलिए एक बार इसके बराबर करेंगे तो यानी यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे तो y और बट्टे का 5 है और बराबर 1 और बट्टे 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y बराबर 5 आ जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना, जो कि हमने पहले भी हल किए थे। तो इसी तरीके से क्या आया था, x का मान -2 और y का मान 5 आया था। आप किसी भी विधि से हल करें ये दोनों वही मान आएगा, किसी भी विधि से आप हल कर लें। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए ये सा थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं। यहाँ पर देखिए, तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण युग्म इसमें से बनाना है और किसी भी विधि से इसको हल कर देना ना। देखिए इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये इसको प्रतिस्थापन से करना है, विलोपन से करना है या वज्र गुणन से। जिस विधि से आपको आसान लगता है, जो विधि आपको अच्छा तरीके से आता है, आप उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका समीकरण बनाएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या कोई आप जैसे कोई हॉस्टल में ही रहता है, तो वो क्या करता है, जहाँ पर वो रहता है उसके लिए जो रूम है, जिस रूम में आप रहते हैं, हॉस्टल में कोई भी रहता है, तो उसके लिए एक नियत भाड़ा होता है। उसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए अगर आपको 1 महीने का 2000 रुपया देना है, तो आप चाहे तो उसमें 10 दिन रहे या 5 दिन रहे या 20 दिन रहे या 1 महीना रहे, तो आपको उतना देना ही पड़ेगा। लेकिन अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। मान लीजिए आप उसमें कितना दिन खाएंगे उसका अलग से रुपया लगेगा। मान लीजिए 10 दिन खाएंगे तो उसका 10 दिन का ही रुपया देना पड़ेगा, 20 दिन खाए तो 20 दिन का रुपया देना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है। चलिए तो इसमें बोल रहा है क्या, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, तो वो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या आ रहा है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जब 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देना पड़ता है। तो 1000 तो 20 दिन भोजन करने के देना पड़ता है, लेकिन आप रूम के जो किराया है यानी व्यय है नियत भाड़ा, उसको तो आपको देना ही पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जितना दिन अतिरिक्त भोजन करेंगे उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। तो एक कंडीशन यहाँ से यहाँ तक बन गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए अगला कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला कंडीशन है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए इसमें नियत जो क्या है वह उसको मान लेंगे, और ये जो अतिरिक्त क्या करता है भोजन करता है उसको अलग से मान लेंगे। इन दोनों को मानेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसको करेंगे, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो नियत व्यय है उसको मान लेते हैं, और उसके बाद जो प्रतिदिन भोजन करता है। तो यहाँ पर माना क्या मानेंगे, ये जो नियत व्यय है, नियत व्यय कितना, इसको मान लेते हैं 100 रुपया। यानी जो ये रूम का किराया है मान लेते हैं क्या है, इसका 100 रुपया है। जो नियत किराया है वो 100 रुपया है। और जो वो अतिरिक्त क्या करता है, प्रतिदिन जो भोजन करता है, प्रतिदिन के भोजन का व्यय यानी इसी का मतलब क्या, व्यय का मतलब मूल्य हो या जो भी हो, पैसा ही है इसका मतलब है। तो यहाँ इसको मान लेते क्या, y रुपया मान लेते हैं, y रुपया।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन जो जो बोल रहा है उसी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक छात्रावास मानसिक व्यय, यानी मानसिक व्यय कितना है, रूम का किराया X रुपया है, तो मानसिक व्यय X रुपया है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र ने ए को 20 दिन भोजन करवाता है तो 1,000 रुपया देता है। देखिए जब वो 20 दिन भोजन करता है तो उसका कितना देता है, 1,000 रुपया देता है। तो यहाँ पर देखिए जितना दिन भोजन किया उसका तो रुपया उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें ये जो है नियत वह तो इसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो भोजन करे ना करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको ये क्या देना पड़ेगा, नियत वह जो है X मान है ये तो देना ही पड़ेगा। और प्लस में क्या करेगा, जितना दिन भोजन करेगा उतना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो उसने कितना दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन किया, तो 20 दिन भोजन किया तो भोजन का व्यय कितना माने है, वाई रुपया माने है, तो 20 वाई हो जाएगा। और बराबर कितना, 1,000 रुपया दिया है तो 1,000 रुपया हमारे पास आ गया। यही हमारे क्या हो गया, समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए ये समीकरण हमारे पास 1 आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार या शर्त 1 प्रश्न से। चलिए अब यहाँ पर पुनः प्रश्न से आगे जो बोल रहा है उसको कर लेते हैं, प्रश्न से। चलिए पुनः प्रश्न से। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपया देना पड़ता है। तो 26 दिन भोजन करता है तो आपको पता है नियत जो व्यय है उसको तो देना ही पड़ेगा उसको भी, तो यानी X तो देना ही पड़ेगा। और प्लस 26 दिन भोजन करता है 26, और व्यय कितना है, एक दिन के लिए Y है तो 26 दिन के लिए 26 Y हो जाएगा, और बराबर 1,180 है। चलिए इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब बस ये तो बोला नहीं है किस विधि से करना है, तो इसको जो विधि अच्छा लगे आप उस विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हमको देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, x बराबर मिल रहा है, गुना भी नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। चलिए विलोपन विधि विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि क्या होता है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, यह है x प्लस 20y और बराबर 1,000 है। चलिए 1,000, और यहाँ पर दूसरा समीकरण है x और प्लस 26y और बराबर 1,180 है। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण को घटाने पर तो समीकरण क्या करेंगे, 1 को 2 से घटाएंगे। चलिए 1 माइनस 2 से, चलिए 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह सबको पता है बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सारी जगह माइनस ही हो जाएगा। तो ये तो पहले कट ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 क्या है, 20y प्लस का और 26y माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 6y बच जाएगा। और बराबर यहाँ पर देखिए 1,000 क्या है, प्लस का, 1,180 कितना है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का क्या बच जाएगा हमारे पास, 180 बच जाएगा। चलिए अब यहाँ पर माइनस और माइनस कट जाएगा तो 6, यहाँ पर y बराबर क्या बच जाएगा, 180 और बट्टे का 6, तो ये 180 और बट्टे का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 36 का 18 कटेगा, तो यहाँ पर 3, 36 का 18 30 बच जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया, y हम किसको माने थे, चलिए अभी तो नहीं, इसको y को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 ही में रख लेते, कोई दिक्कत नहीं रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या है उसको देख लेते हैं। तो समीकरण 1 यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या निकला है, x और प्लस 20y और बराबर का 1,000। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x की जगह पर x ही रहेगा, 20 और गुना y का मान 30 निकला है। चलिए 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000। चलिए अब यहाँ पर क्या है, x है तो x और प्लस 20 को 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा, 20 को 30 से करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। चलिए 600 और बराबर 1,000। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1,000 है तो 1,000, और ये 600 इस साइड आएगा तो यहाँ ये आएगा इस साइड, ये तो माइनस का हो जाएगा 600। चलिए माइनस का 600,
तो x बराबर में x का मान कितना निकल जाएगा, 400 निकल जाएगा, 400। अब देखिए ये हम x किसको माने थे, तो ये माने थे नियत भाड़ा। तो हमारे पास नियत भाड़ा कितना निकल गया, यानी कि उसको 1 महीने का किराया कितना देना पड़ेगा, वे कितना देना पड़ेगा, तो इसको x रुपया देने पड़ेगा, यानी नियत व्यय, नियत व्यय, नियत व्यय कितना 400 हमारे पास आ गया है। और उसी तरीके से ये कितना है, 30 रुपया क्या निकला है, जो प्रतिदिन एक दिन भोजन करने के लिए इसको 30 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का व्यय कितना निकल गया हमारे पास, 30, और रुपया तो लगाना नहीं भूलना है। चलिए 30 रुपया, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए। तो ये अगला प्रश्न है, ये प्रश्न तो कितने बार बना चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर से 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में क्या किया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कितना बार ये प्रश्न बना चुके हैं, तो इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं, फिर भी यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न को मान लेंगे क्योंकि भिन्न का बात चल रहा है। चलिए तो यहाँ पर ये कितना नंबर का प्रश्न है, तो ये 4 नंबर का दूसरा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, 4 का दूसरा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, ये कितना बार ये प्रश्न बना चुके हैं, माना कि भिन्न बराबर, आप चाहे तो a/b मान सकते हैं या x/y मान सकते हैं। तो यहाँ पर x/y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भिन्न मान लिए x/y। तो आप देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो अंश में से 1 घटाया जाता है, तो यानी क्या करेंगे, अंश x है तो इसमें से 1 को घटा देंगे, बटा y है तो y का रख देंगे, और ये कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो यहाँ x माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, x और माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 से एक बार में गुना हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो y बराबर डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो 3x माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा y का मान निकल गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए इसी तरीके से आप पुनः प्रश्न से दोबारा कंडीशन क्या बोल रहा है उसको देख लेते। चलिए प्रश्न से तो देखिए दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x तो ये है अंश, इसमें कुछ करना नहीं है, y में 8 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको भी क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर 4x बराबर क्या हो जाएगा, y और प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 जोड़ना है ना, तो y प्लस का 8 हो जाएगा, y प्लस का 8। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। चलिए ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1, यहाँ पर तो देखिए कुछ करना है नहीं, y का मान तो ऑटोमेटिक निकला ही है, तो इसी y के मान को इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए 1 से 2 में रख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, तो यह है 4x बराबर y और प्लस का 8 है। चलिए तो यहाँ पर 4x है तो 4x बराबर हमारे पास y का मान कितना है, तो यह है 3x और माइनस का 3 है। तो यहाँ पर y का मान 3x और माइनस का 3 और प्लस का कितना है 8 है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 4x बराबर यहाँ पर 3x, यह घट जाएगा 8 में से 3, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, किसका, प्लस का 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर 4x है तो 4x, इसको इधर कर लेंगे 3x को और बराबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 4x और माइनस 3x, तो यहाँ पर x बच जाएगा, तो x बराबर 5 निकल गया।
जब x बराबर 5 निकल गया तो इसी x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखकर y का मान निकाल लेंगे। चलिए तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में रखने पर तो चलिए हमारे पास समीकरण 1 है y बराबर क्या है, y बराबर 3x माइनस का 3 है। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान रखना है तो x का मान 5 है तो 3 और गुना 5 और माइनस का 3। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 तिहाई 15 माइनस का 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 15 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यही हमारे पास भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, भिन्न बराबर कितना आ जाएगा, तो भिन्न बराबर आ जाएगा कितना, x कितना है 5 है, यानी पहले लिख लेते हैं x और बट्टे का y, तो बराबर क्या आ जाएगा 5 और बट्टे का 12। तो यही भिन्न ज्ञात करना था, तो हमारे पास यही भिन्न आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आगे, 3 क्वेश्चन और बच गया है तो उसको भी आगे की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो।